चलते ट्रैक्टर पर बहू की रसोई। बेटा 2 रोटी खा लेता तो जाता, सारा दिन कंपनियों में इंटरव्यू देता है, शरीर का ख्याल रख ले थोड़ा सा। माँ देर हो रही है, अगर खाने बैठ गया तो इंटरव्यू छूट जाएगा और वैसे भी शहर दूर है। इतना कहकर रोहित इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। माँ मुझे दे दो भैया का डब्बा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, वहीं से दे दूंगी रास्ते में मिलकर। शैलजा जी टिफिन भरकर प्रतिमा को दे देती है और प्रतिमा कॉलेज के लिए निकल जाती है। काशीनाथ फावड़ा कंधे पर लेकर पसीने से तरबतर घर आते हैं। हाथ मुंह धोकर आराम कर लो जी, खाना निकाल देती हूँ, बहुत थक गए आज। शैलजा बहुत चिंता हो रही है। अगर 2 दिन में प्रधान को पैसे न दिए तो प्रधान खेत ले लेगा और खेत गया तो हमारा सारा दाना पानी बंद हो जाएगा। अजी चिंता ना करो, सब सही होगा। आज गया है ना रोहित इंटरव्यू के लिए, अगर जॉब मिल गई तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। भगवान करे सब सही हो भाग्यवान। वहीं शाम में जब रोहित घर आता है। माँ भैया आ गए। शैलजा भीतर से बाहर आती है। बेटा मिल गई नौकरी, कब से ज्वाइन करनी है, पगार कितनी देने के लिए बोले हैं? माँ फिर से रिजेक्शन हो गया, कोई नौकरी नहीं मिली। रिक्रूटर ने कहा है मेरी डिग्री उनकी कंपनी के किसी काम की नहीं है। बेटा तुझे इतना पढ़ाए लिखाए हैं, ऐसे कैसे डिग्री काम की नहीं है? वो लोग ही बेवकूफ है जो मेरे हीरे जैसे बेटे की अहमियत नहीं समझे। बेटा तो हिम्मत मत हारना, देखना अच्छी नौकरी मिलेगी जल्दी ही। रोहित 2 साल से रोजाना शहर जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देता ताकि उसे अच्छा काम मिल जाए, लेकिन कहीं भी उसे अच्छी जॉब नहीं मिलती। कोई जॉब ऑफर करता भी तो चपरासी की, जो करना उसके उसूलों के अधीन था। उससे बेहतर तो गांव में रहकर किसानी कर ले। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब काशीनाथ जी खेत में हल जोत रहे होते हैं, प्रधान वहां अपने 4 गुंडों के साथ आता है। अरे ओ काशीनाथ, रोक दो अपने हल वरना अपने गुंडों से मैं हड्डियां तोड़वा दूंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है प्रधान जी। बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन गिरवी रखे थे, पढ़ाई हुए 2 साल हो गया, 1 साल से तुमने ब्याज भी नहीं दिया और मुझे कहते हो बदतमीजी कर रहा हूँ। अब मैं इस खेत पर कब्जा कर रहा हूँ, अब से मेरे खेत के इर्द गिर्द भी मत घूमना वरना ठीक नहीं होगा। काशीनाथ बहुत कोशिश करता है कि प्रधान कुछ दिन और ठहर जाए, लेकिन वो एक नहीं मानता और अपने गुंडों को कहकर काशीनाथ को खेत से बाहर निकलवा देता है। काशीनाथ परेशान रुहासे से घर आते हैं और शैलजा को सारी बात बताते हैं। अब क्या हो गया जी? पता नहीं भाग्यवान, अब तो सब कुछ राम भरोसे है। काशीनाथ और शैलजा जी अपने नसीब पर अफसोस जता रहे थे कि तभी रोहित घर आता है। चेहरे पर मुस्कान थी और माथे पर चिंता की शिकन। क्या हुआ आप लोगों को, क्या हुआ? आज आप लोग इतने उदास क्यों हो? बेटा प्रधान हमारी जमीन ले गया, साल भर से ब्याज नहीं दिया था ना। यह सुनकर रोहित भी दुखी हो जाता है। जॉब मिली बेटा? हाँ पापा, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है, महीने की 3 लाख सैलरी कह रहे हैं, लेकिन मेरी जॉब ज्वाइनिंग के लिए मुझे 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फी भरनी होगी, जो वो 1 हफ्ते बाद वापस कर देंगे। अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इसीलिए मैं मना करने का सोच रहा हूँ। नहीं बेटा, खेत वैसे ही हमारे हाथ से चला गया, अगर तूने आज मना कर दिया तो जीवन भर ऐसे ही रहना होगा और 1 हफ्ते में तो 1.5 लाख वापस आ जाएंगे। रुक मैं अभी आई। शैलजा अपने पुराने बक्से से झुमके निकाल कर लाती है। ये ले बेटा मेरे झुमके, मेरी माँ की इकलौती निशानी, मैंने प्रतिमा की शादी के लिए बचा कर रखा था, इसे बेच दे। लेकिन माँ ऐसे कैसे? भैया शादी में तो अभी समय है ना, तो इसे बेच दो, वैसे भी 1 हफ्ते में तो 1.5 लाख वापस आने ही है ना। रोहित सुनार के यहाँ जाकर माँ के झुमके बेचकर 1.5 लाख रुपए नगद लिया है और शहर जाकर ऑफिस में जमा कर देता है। वेल डन रोहित, नाउ यू मे लीव। मैम मैं ऑफिस कब से ज्वाइन कर सकता हूँ? हम आपको ज्वाइनिंग लेटर ईमेल कर देंगे, जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आता है यू कैन ज्वाइन इमीडिएटली। जिसके बाद रोहित घर आ जाता है और 1 हफ्ते तक ज्वाइनिंग लेटर आने का इंतजार करता है। ज्वाइनिंग लेटर न मिलने पर रोहित ऑफिस में कॉल भी करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बेटा 2 हफ्ते हो गए, तू घर पर ही है, क्या हुआ, कब से ज्वाइन करना है ऑफिस? माँ कल सुबह ही मैं ऑफिस जाकर देखता हूँ। अगली सुबह रोहित जल्दी उठकर ऑफिस जाता है, लेकिन ये क्या, कंपनी में तो ताला लगा था, बाहर ढेर सारे लोगों की भीड़ खड़ी थी। क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई साहब, ये फ्रॉड कंपनी वालों ने मुझसे 50,000 रुपए लिए जॉब देने के नाम पर, और मिला क्या, ठेंगा। 1 हफ्ते से इनकी कंपनी के चक्कर लगा रहा हूँ, कंपनी बंद करके भाग गए ये लोग। अरे मैं ही नहीं, यहाँ हम सब के साथ लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। इतनी सारी भीड़ देखकर और भीड़ में खड़े युवक की बात सुनकर रोहित का शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है।
वहां बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा किए लोग अपने घर चले जाते हैं और अकेले रोहित वहां बैठा रह जाता है। रोहित बिलखता और एकदम शांत हो जाता है। रात हो जाती है लेकिन रोहित घर नहीं आता। पूरी रात माता पिता और बहन परेशान उसकी चिंता में सो नहीं पाते। वहीं अगली सुबह काशीनाथ रोहित को ढूंढते हुए शहर आते हैं और देखते हैं कि रोहित एक जगह पुतले जैसा बैठा है और सामने से ट्रक आकर उसे ठोकर मारने ही वाला होता है कि काशीनाथ रोहित को बचा लेता है। अरे रोहित बेटा, क्या हो गया तुझे? तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे अभी पता है कितने बड़े हादसे से बचा है तू। अगर अभी कुछ हो जाता तो तेरी माँ और बहन को क्या जवाब देता मैं? हम तो जीते जी मर जाते बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ पापा। काशीनाथ जी को कुछ समझ नहीं आता कि रोहित के साथ क्या हुआ। वो रोहित को जैसे समझाकर घर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद रोहित सारी बात अपने माता पिता को बताता है। और इस तरह उस कंपनी ने हमारे साथ और हमारे जैसे कई लोगों को फ्रॉड किया। तो क्या तू खुद की जिंदगी खत्म कर लेगा? बेटा, जीवन बहुत बड़ा है, कोई कितना भी आपको दुख दे हार नहीं माननी है। भगवान ऊपर से सब देख रहा है। माँ इतने अच्छे होने का क्या फायदा? भगवान हमें दुख ही तो दे रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा अब। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। घर में बचे कुछ राशन से शैलजा जी जैसे तैसे कटौती करके घर चला रही थी। वहीं वो रोज नोटिस करते हैं कि आजकल गांव में लोग ट्रैक्टर से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एक दिन, रोहित, अगर तू किस्त पर ट्रैक्टर लेकर चलाए तो? माँ, मेरी उम्मीदें टूट गई हैं। माँ, अगर आपने घर गिरवी रख दिया तो हम रहेंगे कहाँ? और वो चालाक चंट प्रधान तो सब कुछ हड़पने की लालच में रहता है। लेकिन पापा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी होगी, वो कहाँ से आएगी? तो चिंता मत कर, मैं इंतजाम करता हूँ। जिसके बाद काशीनाथ और शैलजा जी मिलकर घर को गिरवी रखने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही ट्रैक्टर से पैसे आने लगेंगे बेटा, हम घर की किस्त जल्दी से चुका के घर वापस ले लेंगे। फिर काशीनाथ जी प्रधान के पास जाकर अपने घर के कागजात देकर घर गिरवी रख देते हैं और प्रधान बदले में उन्हें 1 लाख रुपए और 6 महीने की मोहलत देता है। देखो भाई काशीनाथ, 6 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, याद रखना। बाद में ये मत कहना कि प्रधान ने घर भी हड़प लिया। नहीं प्रधान जी, समय से पैसे लौटा दूंगा, चिंता न करें। काशीनाथ पैसे लेकर घर आ जाता है। जिस बाद पूरा परिवार ट्रैक्टर कंपनी में जाकर ब्रांड न्यू ट्रैक्टर EMI पर खरीद कर लाते हैं और शैलजा जी ट्रैक्टर पर नारियल फोड़कर पूजा करती है। आज तो बहुत खुशी का दिन है भैया, हमें ट्रैक्टर से घुमाओगे ना? हाँ, जरूर। रोहित पूरे परिवार को ट्रैक्टर में बिठाकर गांव के चक्कर लगाता है, जहां सारे गांव वाले उन्हें देखते रह जाते हैं। घर आकर, मेरे बेटे, अब से मन लगाकर मेहनत करना और जितना जल्दी हो सके घर भी छुड़ाना है। तुझे तो पता है ना कि सानवी की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, तेरी शादी करनी है और सबसे पहले घर की चिंता है, वरना प्रधान हड़प लेगा। अब रोहित दिन रात ट्रैक्टर चलाकर लोगों के खेत जोतता है, पैसे जमा करना शुरू कर देता है। महज 10 दिन में रोहित खेत जोत कर 10,000 रुपए कमा लेता है, क्योंकि खेत का सीजन ही चल रहा है। कमाए हुए पैसे से रोहित ट्रैक्टर की पहली EMI भरता है, जिसके बाद और पैसे कमाकर कुछ पैसे घर के खर्च के लिए तो कुछ पैसे प्रधान को और घर की गिरवी का ब्याज देता है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। ब्याज और गाड़ी की किश्त साथ के साथ अब महीने में रोहित 4 से 6,000 रुपए बचा ही लेता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ट्रैक्टर में मुनाफा है। अब कभी मेहनत करने से हार नहीं मानना। जी माँ। जिसके बाद रोहित अपने काम पर चला जाता है। वहीं धीरे धीरे खेती का सीजन जाने की वजह से अब रोहित को ज्यादा काम नहीं मिलते। अब वो लोगों की खेतों में मिट्टी डालने का काम करता या फिर सामान यहाँ से वहां ले जाने का काम करता, जिससे ट्रैक्टर की किश्त भरने के पैसे निकल आ रहे थे और ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी, जिस कारण घर की गिरवी का ब्याज भी नहीं भरा जा रहा था। इसी बीच रोहित के लिए एक रिश्ता भी आ जाता है। भैया, आपके लिए एक रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है। परेशान मत कर प्रतिमा। छुटकी क्यों छेड़ रही है अपने भाई को? हाँ माँ, देखो ना, वैसे भी अभी मुझे शादी नहीं करनी। अरे अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? शादी तो तुझे करनी पड़ेगी बेटा। और हाँ, अब नहीं तो कभी नहीं। 25 का हो गया है, 2 साल बाद लड़की पूछेगी भी नहीं। ठीक है पापा, आपकी जैसी और माँ की जैसी मर्जी। अगले दिन घर वाले मोहिनी के घर उसे देखने जाते हैं। मोहिनी भी रोहित की तरह गरीब घर से ही थी, लेकिन काफी खूबसूरत और गुणी थी। मोहिनी को एक नजर देखते ही रोहित को मोहिनी पसंद आ जाती है। हमारी मोहिनी बहुत गुणी है, आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। देखिए काशीनाथ जी, हम गरीब हैं, हम बेटी को कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि हमने इसमें इतने गुण दे दिए हैं
कि जीवन भर आपको निराश नहीं करेगी। भाई साहब, आप अपनी बेटी सिर्फ 2 जोड़ी में विदा करवाइएगा। हम भी कोई अमीर घर के नहीं हैं। हम हमेशा मोहिनी को प्रतिमा की तरह ही रखेंगे। और इस तरह रोहित और मोहिनी की शादी पक्की हो जाती। घर में मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। ट्रैक्टर लेने के बाद काम भी बराबर चल नहीं रहा था, जिस कारण घर का ब्याज देना मुश्किल हो रहा था और प्रधान घर को हड़पने की पूरी कोशिश में था। वहीं रोहित की शादी पक्की होने के कारण घर वालों को शादी भी करनी पड़ती है। रोहित और मोहिनी की शादी सिंपल तरीके से हुई होती है, लेकिन शादी में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। वहीं जैसे ही मोहिनी ब्याह कर बहू बनकर रोहित के घर आती है, वहां प्रधान ऑलरेडी घर पर ताला मारकर खड़ा था। अरे प्रधान जी, ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी की हद तो आपने कर दी है काशीनाथ जी। आज 6 महीने हो गए हैं और अब तक आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए। अब ये घर मेरा हुआ, मैंने आपको काफी मोहलत दी, लेकिन आप लोग उस लायक नहीं हो। काशीनाथ और शैलजा काफी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन प्रधान एक नहीं सुनता। घर का सामान बाहर फेंक कर ताला लगाकर वहां से चला जाता है। वहीं नई दुल्हन दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। आस पड़ोस वाले देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो, नई बहू के आते ही ससुराल वाले घर से बेदखल हो गए। खुद क्या कम गरीब थे कि अपने साथ एक और गरीब ले आए। अजय इनकी बहू तो कुलक्षणी है, घर में पैर पड़ने से पहले ससुराल वाले बेदखल हो गए। प्रधान का इतना पैसा खाए हैं ये लोग, घर के बाहर जाना तो तय था। इस तरह सभी गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। वहीं ये सब घर वालों को कलेजा फटा जाता है। मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरी बहू को कुछ ना बोलो। बहू तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना, ये कुछ भी कह रहे हैं। और बेटा हमें माफ कर देना, हमारी वजह से तुझे इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इसके बाद प्रतिमा घर के बाहर एक पल्ली बिछा लेती है, जहां घर वाले बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, कहाँ जाएंगे। पूरी रात घर वाले बिना छत के फुटपाथ पर बिताते हैं। तभी मोहिनी को एक आइडिया आता है और मोहिनी 4 बांस लगाकर सामने खड़े ट्रैक्टर की ट्रॉली के चारों कोने में लगा देती है और ऊपर से एक बड़ी तिरपाल डाल देती है। क्या कर रही है बहू? हमारे रहने की जगह बना रही हूँ माँ जी, आखिर कब तक ऐसे रहेंगे हम? फिर मोहिनी बाहर पड़ा हुआ घर का सारा सामान ट्रॉली के एक कोने में सजाकर ट्रैक्टर में ही अपनी रसोई सजाती है। आज मेरी पहली रसोई है ना माँ जी, तो क्या मेरी पहली रसोई की रस्म के लिए नहीं कहोगी आप? बहू की बात सुनकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो पहली रसोई कर। सास के कहने पर मोहिनी अपने ट्रैक्टर रसोई में ही अपनी पहली रसोई की रस्म करती है। घर के बचे हुए अनाज से वो दाल, चावल और रोटी बनाकर सबको खिलाती है। मोहिनी इतने दुखद समय में भी इतनी साहसी बनी थी, ये देखकर घर वाले बहू पर बहुत गर्व करते हैं। बहू, मेरे पास तुझे पहली रसोई का नेक देने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। बस पिताजी, मुझे आपसे यही आशीर्वाद चाहिए था। भाभी, क्या अब हम इसी ट्रैक्टर में रहेंगे? अब यही मेरा ससुराल है ननद जी, और इसी संसार में खुश रहना होगा मुझे। मैंने यही किस्मत मान ली है। जिसके बाद अब मोहिनी और पूरा परिवार उसी ट्रैक्टर में रहता है और मोहिनी वहीं पर अपनी रसोई बनाती है। ट्रैक्टर में भी रहने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे, डीजल का पैसा कहाँ से आएगा? तभी मोहिनी के दिमाग में एक जुगाड़ आता है। अजी, क्यों ना हम इसी ट्रैक्टर में सवारी बिठाया करें। रिक्शा से सस्ता पड़ेगा तो लोग अपने आप आएंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे ट्रैक्टर में डीजल और हमारे रोजमर्रा के खर्चे निकल आया करेंगे। बहू की बात रोहित और घर वालों को जम जाती है। अब जब भी रोहित ट्रैक्टर चलाता तो जोर जोर से चिल्लाता, ट्रैक्टर सवारी 10 रुपया सीट, 10 रुपया सीट, 10 रुपया में कहीं भी जाओ। ये सुनकर मुसाफिर उसके ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। भैया, मोहनगंज जाना है। अरे भैया, मोहनगंज जाना है। आ जाओ भैया, बैठ जाओ, 10 रुपए ही लगेंगे। अरे वाह, रिक्शा वाला 30 रुपया ले सीट लेता है और तुम केवल 10 रुपया में पहुंचा रहे हो। हाँ भाई, कमाने के लिए कुछ तो करना होगा। ज्यादा पैसे बोलूंगा तो कोई बैठेगा नहीं, और जो पैसे आने हैं वो भी नहीं आएंगे। पीछे पूरा परिवार ट्रैक्टर में बैठा था और चंदर को रोहित आगे बिठा लेता है, जिसके बाद वो उसे मोहनगंज छोड़ देता है। ये लो भाई 20 रुपया। लेकिन मेरा 10 रुपए का तो फिर भी मुनाफा करवा दिया ना तुमने। इतना कहकर चंदर मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही अब आए दिन लोग आकर रोहित के ट्रैक्टर में बैठने लगते हैं। दिन में रोहित ट्रैक्टर में लोगों को बिठाकर यहाँ से वहां पहुंचाता, वहीं रात में ट्रॉली एक जगह छोड़कर लोगों के खेतों को जोतता। वहीं ट्रॉली में पूरी फैमिली रात गुजारती और अब रोहित की आमदनी शुरू हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब मोहिनी ट्रैक्टर चलते में, अरे क्या बना रही हो बहू रानी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काका दाल खिचड़ी बना रही थी।
अरे थोड़ी सी मिलेगी क्या, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद मोहिनी सुरेश को दाल खिचड़ी देती है। सुरेश दाल खिचड़ी खाकर बहुत खुश होता है। ये लो बहू, तुम्हारे दाल खिचड़ी के पैसे। अगर ऐसे ही सफर में खाना मिल जाता है तो मजा आ जाता है, घर जैसा स्वाद था। सुरेश ने मोहिनी को खिचड़ी के 40 रुपए दिए थे। ये देख मोहिनी को एक आइडिया आता है और वो सास के कान में कुछ फुसफुसाती है। बढ़िया आइडिया है बहू। जिसके बाद अब रोहित जब भी सवारी उठाता चलते ट्रैक्टर पर मोहिनी अपनी रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती, जिससे सवारियों का मन ललचा जाता और वो मांग कर खाते, बदले में पैसे देते। मोहिनी खाना बनाकर चलती ट्रैक्टर रसोई में पैसे कमा रही थी, वहीं रोहित सवारियों से। ऐसे ही दिन बीतते हैं। माँ जी अब मैं सोच रही हूँ ग्राहक जो कहेंगे हम वो बना कर देंगे, इससे पैसा ज्यादा मिलेंगे। ये ठीक रहेगा बहू। फिर अब जो भी सवारी ट्रैक्टर में बैठती मोहिनी उनसे खाने के लिए पूछती। जो भूखे रहते वो फरमाइश करते और मोहिनी उसी के मुताबिक उन्हें खाना बना कर देती और बदले में लोग उसे पैसे देते। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। देख रहे हैं जी, बहू ने इस ट्रैक्टर रसोई को अपनी पहली रसोई करने के लिए बनाया था और आज यही हमारी रोजी रोटी का जरिया बन गई। अब उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है जिन्होंने हमारी बहू को कुलक्ष्मी कहा था। मोहिनी तो हमारे परिवार की लक्ष्मी है। जिसके बाद ससुर जी बहू को आशीर्वाद देते हैं। दिन बीतते हैं और चलते ट्रैक्टर रसोई में अब बहू इतने पैसे कमा लेती है कि वो एक किराए के घर में रह सके। पापा ये लो हमारी घर की चाबी, अब आपको माँ को और छोटी को ट्रैक्टर रसोई में नहीं रहना पड़ेगा। भैया आप और भाभी कहाँ जाएंगे फिर, जब हम तीनों ही रहेंगे इस घर में। तेरी भाभी चली गई घर संभालने, तो ट्रैक्टर रसोई कौन संभालेगा। सभी हंसने लगे। जिसके बाद रोहित ट्रैक्टर चलाता है और मोहिनी ट्रैक्टर रसोई को और अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं। अब वो ट्रैक्टर रसोई में फास्ट फूड भी रखती हैं, जिससे स्कूल के बच्चे भी उसके ट्रैक्टर में बैठते और मजे से फास्ट फूड खाते। मोहिनी दीदी हमें वड़ा पाव दो ना, दीदी हमें भजिया पाव देना, मुझे तो सैंडविच चाहिए। सब बना के दे रही हूँ। फिर मोहिनी जल्दी जल्दी सैंडविच, वड़ा पाव और भजिया पाव बनाकर बच्चों को देती है और वो चाव से खाते हैं। यम, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया सैंडविच खाकर। अब तो मैं रोज इसी ट्रैक्टर में आऊंगा। अब धीरे धीरे पूरे गांव में बहू की चलती ट्रैक्टर रसोई फेमस हो जाती है। लोग अब घूमने के लिए भी मोहिनी और रोहित के ट्रैक्टर रसोई में ही बैठते हैं और अब रोहित को मुंह मांगी कीमत भी मिलती है। मैंने कभी नहीं सोचा था मोहिनी कि मैं पहले की तरह शान से रह पाऊंगा, कमाऊंगा, हमारी हालत सुधरेगी। हिम्मत हमेशा बांधे रहो, सब होगा, भगवान है ना। और अब तो रोहित और मोहिनी के ट्रैक्टर में लोग सवारी करने के लिए लाइन लगाए रहते, जिससे रोहित को खेतों की जुताई का टाइम ही नहीं मिलता और उससे ज्यादा वो लोग ट्रैक्टर रसोई में कमा लेते। एक साल बाद। माँ जी ये आपके नए झुमके आपने बेच दिए थे ना। ननद जी आपके लिए अंगूठी और पापा जी ये हमारे घर के कागजात। आज घर में खुशहाली थी। बहू की पहली रसोई की रस्म से शुरू हुआ ट्रैक्टर आज घर वालों की रोजी रोटी बन गया था। तू सच में मेरी बेटी है, बहू नहीं। पापा जी देखते जाओ, अभी भी तो आपका बेटा बनना है, बेटी नहीं। सब हंस देते हैं और वाकई मोहिनी ने अपना दिमाग और साहस से वो काम किया था जिसके लिए शायद घर वालों को बहुत समय लगता। तो गाइस आपको मेरी चलती ट्रैक्टर रसोई कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।